एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज से 7 माह कबल बरसर इक़्तिदार आई तो कई दहाइयों से करप्ट नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमतों के सितम का शिकार जो कौम थी उन्होंने सुख का सांस लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही 100 रोज का एजेंडा पेश किया जिससे यूं लगा कि अब इस कौम की किस्मत बदलने वाले मेहमान जलवागर हो चुके हैं। जूं जूं 100 रोज करीब आते गए वैसे वैसे तब्दीली की राह तकने वाली आवाम की आंखें महंगाई और बेरोजगारी से खुलना शुरू हो गईं। इसी अवस्था में जब 100 रोज पूरे हुए तो तहरीक इंसाफ ने अखबारात में आवाम की जेबों से इश्तिहारात छपवा कर बताने की कोशिश की कि वो अब तक कहां पर मसरूफ थे, व्हाट वाज कीपिंग देम बिजी। इस इश्तिहारी मुहिम के बाद हुकूमत की मसरूफियत का ये आलम था कि वह हुकूमती टीम अपनी 100 रोज़ा कारकर्दगी जांचने वाली वेबसाइट को ही अपडेट करना। यह हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि आज जब हमने वेबसाइट पर जाकर देखा तो हुकूमत की ये वेबसाइट जो 100 दिन की कारकर्दगी बता रही थी ये अपडेट ही नहीं हुई है। 100 रोज में जिन जिन मंसूबों का आगाज और ज़ेर तकमील होने की नवीद सुनाई गई थी वो अभी तक जूं के तू ज़ेर तकमील हालत में मौजूद हैं। शायद हुकूमत ने पेशावर मेट्रो बस प्रोजेक्ट के ज़ेर तकमील मंसूबे की कामयाबी के बाद अब वफाकी सतह पर भी यही प्लान बनाया कि इन मंसूबों को भी ता क़यामत ही ज़ेर तकमील रखा जाए। सवाल ये नहीं है कि ये सब का सब मुकम्मल हो जाना चाहिए था एकदम से। आई नो जितने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो फौरन ये बात कहना शुरू कर देंगे कि आप तनकीद कर रही हैं, आप यकीनन बिक चुकी होंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपडेट तो होना चाहिए था। सिर्फ 100 दिन का ड्रामा ही करना था या हमें बताना था कि उसके बाद क्या हुआ। सो दिस वाज रियली सरप्राइजिंग हमारे लिए देख के कि 100 दिन के बाद से ये वेबसाइट अपडेट ही नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तब्दीली के मुंतज़िर अवाम को टरखाते हुए अब 7 माह हो चुके हैं। यकीनन ये बहुत लंबा अरसा नहीं है, लेकिन खुद PTI ने ये कहा था कि डायरेक्शन हम जरूर बता देंगे। सो जो डायरेक्शन बताई जा रही है वो कोई उतनी ज्यादा मुतमईन करने वाली डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। अभी तक हम कह सकते हैं कोई एक वादा भी ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो। शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के इस कॉल पर चल निकले हैं कि वादे कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं कि जिन पर अमल करना लाजिम हो। यकीनन माजी में भी कोई इतनी गोल्डन पीरियड नहीं है जिसको दिखाकर हम तहरीक इंसाफ से कहें कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया था, आप वैसे नहीं कर रहे। एक मीडियोकर सही टाइम पीरियड है पीछे भी, मगर उस मीडियोकर टाइम पीरियड में भी कुछ एग्जांपल्स ऐसी नजर आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगलिंग है, जबकि वो एक मीडियोकर गवर्नमेंट जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं अवाम वो कहीं कहीं बेहतर सूरत हाल में नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से वादे तो पूरे निज़ाम की तब्दीली के थे क्योंकि वादे बड़े हाई लेवल पे थे, लेकिन हर मैदान में तब्दीली के बजाय हम जो यहाँ पर थे उसे नीचे अब ज़वाल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का शोबा तेजी से बदहाली की तरफ जा रहा है। दिस इज़ नॉट अ जोक एनी मोर। हमसे तकरीबन 5 साल कबल आज के वज़ीर-ए-आज़म ने एग्जैक्टली 5 years ago मईशत और टैक्स की वसूली के लिए इतने कॉन्फिडेंस से वादा किया था। लेट्स वॉच दैट। हम जब कह रहे हैं कि ये पार्टी पैसे वाले लोगों से क्रॉस द बोर्ड टैक्स लेगी, टैक्स बढ़ाएगी नहीं, टैक्स वसूल करेगी, ये पहली पार्टी है जो कि सारे लूप होल्स बंद कर देगी अमीर लोगों के। या तो सबसे हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। पहली पार्टी है इस मुल्क की तारीख की जो अमीरों को कैरियर टैक्स करेंगे। या तो अमीर टैक्स ही नहीं देता। आप अगर हमारा टैक्स उठा के देख लें, अभी इन्होंने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें सब क्यों बढ़ाई हैं? क्योंकि सारा पैसा लेते हैं अवाम पर टैक्स लगा के, उनको पर टैक्स लेते हैं और पैसे वाले लोग 61% असेंबली में बैठे हुए लोग टैक्स ही नहीं देते। वज़ीर ख़जाना असद उमर आज भी अवाम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि मईशत ICU से निकल चुकी है और अब बस 1.5 साल और इंतजार करें तो हम मईशत को मुस्तहकम कर देंगे। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। ICU से मरीज निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज में हम अभी भी हैं। क्राइसिस फेज खत्म होने के बाद अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए, लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। क्राइसिस फेज खत्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर है और उस स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे।
मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मजहर अब्बास साहब, यकीनन आपको नई गवर्नमेंट को टाइम भी देना है, उनको थोड़ा सा आपने बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना है, मगर अभी 7 months ऑनवर्ड्स क्या हम ये कह सकते हैं कि मईशत ICU से निकल आई है और अब सुकून है? क्योंकि जो महंगाई है उससे आवाम को तो लग रहा है कि वो सब ICU की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया फरिया, आप ख़ुद ज़रा बाहर निकल जाएं और मालूम करें लोगों से, रिक्शे ड्राइवर से मालूम करें, टैक्सी ड्राइवर से मालूम करें, एक आम आदमी जो सड़क पे चलता है, जो बसों में ट्रैवल करता है, उससे मालूम करें कि उसको क्या फ़ील हो रहा है। वो तो अपने आप को ICU में ही फ़ील कर रहा है। उसने क्या चीज़ बेहतर देखी है। वो मेडिकल स्टोर जाता है तो उसको दवा की कीमतें 100 गुना ज़्यादा में नज़र आती हैं। वो पेट्रोल भरवाने जाता है तो उसको हर दूसरे तीसरे महीने में पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती नज़र आती हैं। वो घर में गैस का बिल आता है तो उसको प्राइसेस ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। वो बिजली का बिल देखता है तो उसको प्राइसेस ऊपर जाती नज़र आ रही हैं। वो कहाँ से कहे कि आप ICU से बाहर आ गए हैं? कोई तो एक ऐसी इंडिकेशन दें कि जिससे ये लगे एक आम आदमी को कि वो अपने आप को ICU से बाहर निकाल रहा है। क्यों झूठ बोलते हैं लोगों से? क्यों गलत बयानी देते हैं लोगों को? क्यों नहीं इलेक्शन से पहले आपने ये बात की कि 2 साल हमको लगेंगे कम से कम मईशत को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए? आप अगर इलेक्शन से पहले ये बात करते तो मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता और करनी चाहिए थी। लोगों से हमारे लीडरों का सबसे बड़ा, हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सारी सियासी जमातों का, कि वो अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं, वो गलत बयानी करते हैं आवाम से। वो कहते हैं कि बस आप कल मुझे वोट दे दें। हम ये चीज़ 77 से सुनते आ रहे हैं कि जी 77 में तहरीक चली कि हम 70 की सतह पे कीमतें ले आएंगे, और उसके बाद हमने 11 साल का मार्शल लॉ देख लिया। तो हम अपने लोगों से सच क्यों नहीं बताते? हम क्यों नहीं लोगों से कहते कि नहीं देखिए मुश्किल हालात हैं? मजहर अब्बास साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की। अभी आपने मार्शल लॉ की इंतहानी कराई। अब ये तासुर भी है कि all have failed और all are rotten, और ये तासुर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तासुर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत से लोगों को फिर ये शकूक व शुबहात हैं कि शायद सारा सिस्टम फेल हो जाएगा अगर PTI ने डिलीवर ना किया। इसलिए PTI का डिलीवर करना ज़रूरी है। डू यू एग्री? जी बिल्कुल ज़रूरी है PTI का डिलीवर करना। इसलिए भी ज़रूरी है कि PTI ने होप्स बहुत ज़्यादा दी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को उनसे उम्मीद है। जो ख़ास तौर पे आपकी यंगर जनरेशन है, वो फैमिलीज़ जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया था, आपको निकल के वोट दिया है, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो रही हैं। वो उनका मुतमईन नज़र सिर्फ ये नहीं था कि आप जरदारी साहब को जेल में डाल दें, आप नवाज शरीफ को जेल में डाल दें, आप लूटी हुई दौलत वापस ले आएँ, वो भी अभी तक एक ख्वाब ही नज़र आता है लोगों को। लेकिन असल चीज़ ये था कि आप कम से कम कोई डायरेक्शन तो दें, आप मईशत को अपने पैरों पे खड़ा होने की कोई डायरेक्शन तो दें। आपने जो बातें की थी, आप बिल्कुल उससे मुख्तलिफ कर रहे हैं। आपने कहा था हम IMF नहीं जाएंगे, आप IMF जा रहे हैं। आपने कहा था हमारे दौर में इस तरह कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं इस तरह की कीमतें। आज आप मेडिसिन की कीमतों की जो महंगाई है उसका दिफा किस तरह कर रहे हैं कि जी ये तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तय किया था। अगर उन्होंने तय किया था तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो चीज़ें तय की थी आप उस पर अमल कर रहे हैं? आप उस पर तो नहीं कर रहे, तो इस पर क्यों अमल कर रहे हैं? आप तस्वुर करेंगे कि चीज़ें इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो रही हैं, और इसीलिए लोगों की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि लोग मायूसी के दलदल में ना फंसते चले जाएं, जो कि अब लग रहा है कि लोगों को मायूसी सी हो रही है। आप उन्हें होप नहीं दे रहे, आप उन्हें फर्दर होप नहीं दे रहे। ठीक, राइट। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की तसल्लियाँ अपनी जगह, लेकिन तल्ख़ मुआशी हक़ाइक़ उन तसल्लियों की नफ़ी करती हुई नज़र आ रहे हैं। मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि होप ज़रूर देनी चाहिए। अब ये होप क्या है? यस, टफ टाइम्स आर अहेड, लेकिन कब तक हैं ये टफ टाइम्स? आप बार बार बता चुके हैं पिछली हुकूमत की वजह से, लेकिन फिर ये सवाल ज़रूर उठता है कि पिछली हुकूमत में तो इतने टफ टाइम नहीं थे, तो फिर वजह क्या है कि अब टाइम इतना मुश्किल होता जा रहा है? तीसरी बात ये है कि कब तक होगा ये वक्त
एक नजर डालते हैं। इस वक्त स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार है। मार्केट इंडेक्स 50,000 से 37,000 पॉइंट तक गिर चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत 142 रुपए तक पहुंच चुकी है। टैक्स वसूली बढ़ने के बजाय 485 अरब रुपए कम हो चुकी है। दिस शुड रियली रिंग अलार्म बेल्स। FBR भी इस्लाहात के बजाय मजीद बिगाड़ का शिकार नजर आ रहा है और कोई रेफॉर्मेशन प्लान भी नहीं है। द ओनली स्टेटमेंट वी हैव इज कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं इसको बंद कर दूंगा। मुल्क की तरक्की की शरह गिरकर 3.9 तक पहुंच चुकी है। मुल्क में अफरात ज़र की शरह 9.4% हो गई है। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिससे अवाम चीख उठे हैं। मुल्की इदारों में इस्लाहात अभी शुरू ही नहीं हुई हैं। दे हैव नॉट इवन स्टार्टेड। हमें कुछ पता नहीं है। PIA, स्टील मिल समेत तमाम बड़े इदारे बदस्तूर खसारे का शिकार हैं। वहाँ होगा क्या? मुल्क में 10 लाख अफराद बेरोजगारी के खतरे से 2-4 हैं। बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं। आज हमने पोल किया था अपने सोशल मीडिया के ऊपर और वहाँ पर हमें एक पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स नजर आए जो हम आपसे शेयर करेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। उमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द प्रोग्राम। हर कोई होपफुल रहना चाहता है, हम चाहते हैं कि उम्मीद दें, लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये कितने अलार्मिंग है आपके लिए और आपकी हुकूमत के लिए? देखें, अभी 2-4 दिन पहले अभी असद उमर ने जो फिगर्स कौम के सामने रखे, बड़ी डिटेल में बताया कि इसमें कोई ऐसी इतनी भी ठीक है, मुश्किल हालात हैं, वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन जो हुकूमत जो इक़दाम कर रही है मईशत की बहाली के लिए, उसके जो ट्रेंड्स आने लगे हैं पिछले 4 महीने में। जिस तरह उन्होंने करंट डेफिसिट बताया कि 22.5% वो नीचे आ गया, फिर आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स को जो मराद दी गई उसके भी अगले महीने से जो है मुस्बत असरात सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि बजट खजारे के अंदर जो है कमी वाक़ हुई, तो उसका मतलब है कि जो सालाना हमारा तकरीबन 19 अरब डॉलर का जो खसारा था सालाना, जिसकी वजह से अवाम पे मज़ीद जो है बोझ पड़ता था, वो अगले साल से 6 महीने के बाद जो मज़ीद उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। और ये पहली हुकूमत है कि जो कोशिश कर रही है कि आप देखें, एक तो ये कभी भी जब हम बात करते हैं इस चीज़ को हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो क्या पहली हुकूमत कोशिश क्या कर रही है। आप IMF के पास ही जा रहे हैं। IMF के पास पिछली हुकूमतें भी चली गई। आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, IMF के पास पाकिस्तान पहली दफा नहीं जा रहे। और मैं आपसे वही अर्ज करने लगा था ना, आप जब ये भी हम डिस्कशन करते हैं ना, तो हमें ये कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो कर्जों का अंबार जो पिछले छोड़ के गए, कि आज हमें जो है कर्जे लेने पड़े, कर्जों की सूद की अदायगी के लिए, किस्तों की अदायगी के लिए। और देखें, आप कोई चीज तो फरीहा, कोई चीज तो उन्होंने छोड़ी, मोटरवे एयरपोर्ट्स तक तो वो गिरवी रख गए, कोई चीज तो उन्होंने छोड़ी नहीं। और कर्जों का अंबार अलग। और फिर उसके बाद बात ये कि या तो उन कर्जों से कोई इदारे, कोई ऐसे कोई प्रॉफिटेबल इदारे छोड़ के गए होते हैं। आपके सामने भी जो आप पढ़ रही हैं, पीपल्स पार्टी तो जो है वो सिर्फ बिजली का खसारा छोड़ के गई, सर्कुलेटेड छोड़ के गई थी। इन्होंने तो गैस का भी इन्होंने छोड़ के गए, कोई तकरीबन 150-200 अरब का जो था, हमें वो भी हमें मिला है। इसी तरीके से कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें 100, 200, 300, 400 अरब का खसारा उसमें ना हो सालाना। जब इतने आपके इदारे भी जो है वो नुकसान में जा रहे हों, अब कर्जों का अंबार भी हो, तो ऑब्वियसली 70 साल की जो तबाही है उसको ठीक करते हुए चंद महीने तो लगेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन इस बात पे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप एटलीस्ट पिछले 4 महीने के अंदर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, खाली सिर्फ दावे या वो कहते हैं ना कि सिर्फ खोखली सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात नहीं है, बात फिगर्स के साथ है। और जो असद उमर ने आज भी जो उन्होंने बात की, उसके अंदर उन्होंने फिगर्स के साथ उन्होंने कौम को बताया कि आने वाला वक्त जो है उसमें बेहतरी आएगी। और जिस तरह डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा था, वो भी आपके सामने कि किस तरह से जो है ट्रेडिंग उसमें हो रही थी और लूट लोगों को हरासा करके स्टॉक इंडेक्स भी हमारे सामने स्पेकुलेटिव है कि उसके अंदर जो है प्राइस हाइक उसमें की जा रही थी, तो उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हारून रशीद साहब जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं PTI के, उन्होंने आज अपने कॉल में एक काबिल इत्मीनान रहनुमा के तौर पर इमरान खान का एहतमाम हुआ। इन दिनों अपने दोस्तों से वो टीम तब्दील करने की बात कर रहे हैं। मुमकिन है वो कुछ कर गुजरें, मुमकिन है मईशत के गैर मामूली जवाल को रोक दें। अब मगर ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कोई कारनामा अंजाम देंगे। पाकिस्तानी माशरे की साख्त कौमी मसाइल की पेचीदगियों से मौसूफ आशना ही नहीं, हकीकत पसंदी का दूर दूर तक निशान नहीं। दूर दूर तक फरमाया करते थे कि उनकी टीम बेहतरीन है। बेहतरीन लोग कहाँ हैं? एक शानदार बलदियाती निज़ाम
नाफिज करने का दावा, इस निज़ाम का खाका छुपाया क्यों रखा है? समुंदर पार पाकिस्तानियों के बल पर इक्तिसादी मुआवजे का ख्वाब, क्या उन्होंने आपको भुला दिया या आपने उनको 50 लाख मकानों और 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया? अब ये महज लतीफ़े हैं। पाकिस्तानी मईशत का आलमिया यह है कि दस्तावेजी नहीं, अब तक कोई इकदाम, कोई एक फैसला, काले कारोबार पे अंदाजे मुख्तलिफ हैं। 50, 60 या 70% FBI की तश्कील नौ दरकार थी कि काम का आगाज कर सके, ऐसा नहीं हो सका। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जहाँ पे मईशत के मसाइल हैं, वहीं पर शरीफ खानदान के मसाइल और मुश्किलात भी कम होने पर नहीं नजर आ रहे, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज पर अब मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात के साथ के साए भी मंडलाते नजर आ रहे हैं। नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके तहकीकात करना चाहता है, लेकिन 2 रोज तक कोशिशें करने के बावजूद नैब को कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल तो हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट से 10 दिन की जमानत हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर बदस्तूर लटक रही है। पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग का ये स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है, पंजाब का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है। बहुत जगह पे ये हमें पैरेलल नजर आ रहा है सिंध के स्कैंडल के साथ, बहुत सारे मामला हमें वैसे ही नजर आ रहे हैं। हमजा शहबाज पर इल्जामात क्या क्या हैं? लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के बाद पंजाब में भी बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल सामने आया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरह अब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की जद में है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की कड़ियां 4 साल कबल होने वाली एक अहम गिरफ्तारी से मिल रही हैं। मई 2015 को लाहौर एयरपोर्ट से तौफीक उर्फ टॉफी बट नामी शख्स 30 किलो सोने और करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क ले जाते हुए गिरफ्तार हुआ। तहकीकात से ये बात सामने आई कि इसका मुस्लिम लीग नून की आला शख्सियात से गहरा ताल्लुक है। टॉफी बट की लाहौर एयरपोर्ट पर 3 दुकानें थीं जिन्हें सील कर दिया गया। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अयान अली की करेंसी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लेकिन वो टॉफी बट की गिरफ्तारी पर बिल्कुल खामोश रहे। 4 साल तक इस केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गुज़श्ता साल अक्टूबर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नैब को पंजाब में चंद अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट दी। नैब ने तहकीकात का आगाज किया और 4 अप्रैल को 2 अफराद कासिम कयूम और फजल दाद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर पंजाब से मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क का इंकशाफ किया। कासिम ने गैर कानूनी तौर पर कई अकाउंट्स में डॉलर और दिरहम मुंतकिल किए। इल्जाम है कि यह रकम शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल की गई। दूसरा मुल्जिम फजल दाद अब्बासी शरीफ ग्रुप का पुराना मुलाजिम है। मुल्जिम फजल दाद सलमान शहबाज के पास सन 2005 से काम कर रहा था। फजल दाद मुख्तलिफ लोगों से रकूम जमा करके कासिम कयूम को पहुंचाता था और कासिम मशकूक ट्रांजैक्शन से रकूम मुबैना तौर पर शहबाज खानदान को मुंतकिल करता था। अब तक तकरीबन 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमान से तहकीकात के बाद चेयरमैन नैब ने हमजा शहबाज के वारंट की मंजूरी दी थी। माजा अमीद साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले हमने ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का सिंध में देखा, उस वक्त बड़ी चौधरी निसार साहब उस पर तनकीद भी करते थे। बिल्कुल वैसे ही मामला अब आपकी क़यादत को फेस हो रहा है। तो फरिया, ये सियासी और इंतकामी कार्रवाई जो कर रहे हैं नैब वाले, वो सामने आ रही है। अगर साफ पानी का मामला था, शाना स्कीम का मामला था, डिफरेंट इश्यूज थे, जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनमें से तो कुछ निकला नहीं। तो अब ये जो है हुकूमत जो है सियासी जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर रही है। जिस तरह का नैब का रवैया था और नैब जिस तरह किसी की कोशिश कर रही थी, हमजा साहब के घर घुसने की कोशिश कर रही थी, और वो भी विदाउट एनी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये और फिर जो नैब के जो वहाँ पे नुमाइंदे थे, उन्होंने जो जस्ट अ क्वेश्चन, अगर नैब का सियासी मामला है तो अयान अली से आप लोगों का सियासी मामला था, उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी से आप लोगों का सियासी मामला था, जब आप पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, जब आप उस वक्त डॉक्टर आसिम के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, वो भी फिर आपकी सियासी कार्रवाइयाँ थी।
फरिया, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि जो लोग अभी तक पकड़े जा रहे हैं वो सारे ऑपोजिशन के क्यों मेंबर्स हैं और पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और बेजा तमाशा बनाने की क्या जरूरत है जब नैब के हेडक्वार्टर में हमजा साहब भी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब भी पेश हो चुके हैं और जो हमारे माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं वो अभी भी जो है वो नैब की कस्टडी में हैं, उनसे भी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब जो है ये इल्जामात अगर लगा देंगे तो उनसे तो कोई फायदा नहीं होगा अगर जब तक ये प्रूव नहीं कर सकते इन इल्जामात को, चाहे ये किसी का नौकर बना दें, किसी का कुछ बना दें, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि देखिए अनएथिकल किस्म का काम करना कि आप किसी के घर घुसने की कोशिश करें, आप मीडिया से बात करें और मौकफ लें एक साइड का इन्वेस्टिगेशन से पहले, ये भी तो जो है उससे साफ नजर आता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम लोग लोग जो है कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट में उन्होंने एक हदीस पीटीआई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है नैब के साथ और इनका जो आपस में ताल्लुक है वो सामने नजर आ रहा है। चलिए ये आपकी बात में मान लो अगर हाइपोथेटिकली, तो आप कोर्ट्स के साथ तो ताल्लुक नहीं होगा PTI का, कोर्ट से तो आपको गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है, सो कोर्ट पे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है PTI का। फिर मैं कोर्ट की बात, मैं ये कह रही हूँ कि जो नैब का इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नैब के साथ है और जो गवर्नमेंट का नेक्सस है नैब के साथ, वो आपको साफ नजर आता है। जब भी कोई नैब कार्रवाई करता है तो उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए हुकूमती वज़रा भी आ जाते हैं और इस दफा तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ट्वीट किया था। ठीक है, तो बात मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये नुमाइंदे बन रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है ना, हम तो यही कंस्ट्रू करेंगे कि ये साथ इन्वॉल्व है। अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अच्छा ठीक है, ये नैब के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है, ये उसमें कौन इन्वॉल्व है? और आप जो है फिर लोगों पे इल्जाम भी लगाएं और फिर आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सियासतदान ऐसे होते हैं, सियासतदान ऐसे होते हैं। आपका क्या काम है? ओके ठीक है, ठीक है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेट मी कम टू मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब का इजाजत है। मजहर अब्बास साहब, अगर हम इसको एक वक्त इस केस से हटा कर ले जाए इस मामले को, सिंध की जो JIT थी उसमें हमें पता चला 30% के करीब सिंध का बजट का अगर प्रोपोर्शन निकाले मनी लॉन्डर हो गया। कहीं ना कहीं से तो हो गया, इल्ज़ाम गलत हो सकता है, कहीं हो गया। इसी तरीके से अब हम ये इधर दोबारा देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद, बड़ी अमाउंट मनी लॉन्डर हो गई। अगर सब लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं तो ये पैसा किधर गया है? और अगर सब लोग इनोसेंट नहीं हैं तो ये पैसा रिकवर्ड क्यों नहीं हो रहा, इनको सज़ाएं क्यों नहीं हो रही, ये प्रॉपर केस क्यों नहीं चल रहा? हमारे प्रॉब्लम ये है फरिया कि हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं या नैब के ऑफिशल्स हैं या FIA के ऑफिशल्स हैं, ये पॉलिटिकल तकरीरें ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ों की हाइप ज़्यादा क्रिएट करवाते हैं। आपने कुछ महीनों पहले सुना होगा, आबिद बॉक्सर आए, बड़े बयानात दिए, मैंने इनके कहने पे मर्डर किया था, मैंने उनके कहने पे मर्डर किया था। आबिद बॉक्सर की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, जो भी उसका स्टेटमेंट था, उस पर कोई कार्रवाई हुई अब तक? फिर बड़ी दावे, मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि अगर ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं तो इन लोगों को सजाएं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं तो ये पैसा रिकवर्ड होना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए चीज़ों को पब्लिक करने से पहले, शोर मचाने से पहले, मीडिया हाइप क्रिएट करने से पहले, JIT रिपोर्ट्स लीक करने से पहले, इनके वीडियो स्टेटमेंट, डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में क्या हुआ, कितने साल हो गए अब तक उस केस को, शेरजील मेमन के केस में क्या हुआ, अब हम जरदारी साहब के केस में भी देख लेंगे कितना अरसा चलता है। ये बड़े सवालात हैं। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि कहीं ना कहीं तो ये पैसा गया है। ये भी बात ठीक है कि बहुत से लोग मर्डर में, हकीम सईद से लेके मीर मुर्तज़ा भुट्टो के केस में लोग अगर बरी हो गए हैं तो किसी ने तो मर्डर किया है, तो ये चीज़ें क्यों नहीं आगे बढ़ती? फिर जो दावे, देखिए अभी चीमा साहब बात कर रहे थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 महीने में और कुछ नहीं होता, कम से कम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कोई रिपोर्ट तो सामने आती। पुलिस रिफॉर्म्स जो आपके पास एक मॉडल था, वो मॉडल आप क्यों नहीं पंजाब में इंप्लीमेंट कर पा रहे? इसलिए कि आपकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। क्यों नहीं वो बलूचिस्तान में चीज़ें बेहतर कर पा रहे? इसलिए कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। प्रॉब्लम PTI को ये फेस कर रहे हैं, PTI जो फेस कर रही है वो ये है कि ये डिपेंडेंट हैं अपने कोलिशन पार्टनर्स पे।
ये डिपेंडेंट है, ये नहीं कर सकते। पंजाब में वो पुलिस रिफॉर्म्स कभी भी नहीं आएगी, मार्क माय वर्ड। क्यों नासिर दुरानी चले गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मज़हबाज साहब। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक पे जाना पड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू आंसर देम। बैक राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कुछ इदारे थे जहां आप रिफॉर्म कर सकते थे या बेसिक जरूर दिखा सकते थे रिफॉर्म का, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पुलिस हो। हम उसमें दीगर इदारे भी डाल देते हैं कि क्या प्लान है आपका PIE के हवाले से, स्टील मिल के हवाले से। ये आपको पहले से तैयारी नहीं करके आना चाहिए था इसके लिए? देखिए, कुछ तैयारी थी जो पहले एज एन अपोजिशन पार्टी ज़ाहिर होमवर्क तो था, लेकिन जिस तरह से आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जो हम पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो मुआशी बहरान, जो चैलेंजेस हुकूमत में आने के बाद जो सामने चीज़ें जब खुल के सामने आई, क्योंकि साबका हुक्मरान तो एक तरफ जो है कर्ज़ों का बार लगाता रहे, दूसरी तरफ कौम से झूठ बोलता रहे। अगर वो सच अगर बता देखें, रिफॉर्मेशन सर, पुलिस को रिफॉर्म मैं आपको वही कह रहा हूँ, वो हमारे एजेंडा में है एंड वी वर्किंग ऑन इट। हमारे आपके पिछले 6-8 महीने आपके सामने जिस तरह के चैलेंजेस रहे हैं, ये नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया है। कमेटीज बनी हुई हैं, लोग उन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो नैब के रिफॉर्म्स हो। फिरोग नसीम ने भी कुछ दिन पहले भी इस मीडिया के ऊपर ये चीज़ कही कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि हम तो ऑपोजिशन से कह रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब, देखिए मजहर साहब का मैं एहतराम करता हूँ, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पंजाब में अर्ज़ कर दूँ कि पंजाब के अंदर भी बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई गई जो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर काम करी, क्योंकि ये वो चीज़ें डेफिनेट, ये तसव्वुर ही नहीं कह सकते PTI के एजेंडे से जो है रिफॉर्म निकल जाए, इदारों को आपके सामने मजबूती का जो एजेंडा है वो हमारे पहले दिन से बड़ा टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है। और दूसरा एक और चीज़ है जो आप, एक मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने मईशत के साथ ही जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये मनी लॉन्डरर्स का जो टॉपिक साथ में जोड़ा है, क्योंकि जब भी हमें कभी भी मईशत जब हम डिस्कस करें तो उसकी जो वजूहात हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कैसे, क्यों आज अब आवाम के ऊपर ये महंगाई का पहाड़ टूट रहा है। इसलिए कि पिछले 10 सालों के अंदर, ज़्यादा पीछे नहीं जाता, पिछले 10 सालों के अंदर जब हम कहते हैं 6,000 अरब से 30,000 अरब का कर्जा पहुंचा, तो वो कहाँ गया? कहीं अगर वो इस कौम पे लगा होता, कुछ पैसे इस कौम पे लगे होते, कोई इदारा प्रॉफिटेबल होता, कोई कुछ तो हुआ होता, लेकिन अब हो क्या रहा है? पकड़ सकते हैं क्या हम ये पैसा रिकवर कर सकते हैं जो बार-बार आप लोग कहते हैं कि हम रिकवर पैसा रिकवर कैसे होता है? जिस ये डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, और हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि केसेस पे केसेस बनाए जाते हैं इदारों की तरफ से, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। इसलिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि इन इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इनके अंदर प्रोफेशनल्स जो हैं, प्रोफेशनलिज्म इसमें आए, ख़ास तौर पर नैब जैसा इदारा है, FBR है, FIA है, इसी तरीके से अदालतें जो हैं, अदालती निज़ाम जो है उसमें अगर कोई बेहतरी की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसमें बेहतरी लाई जाए, ताकि एक इंडिपेंडेंटली जो है क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो सके। और ये इसके बावजूद पिछले 8-9 महीनों में अगर आप देखें, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमती वज़रा जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज़ भी हुई, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। आपने देखा अलीम खान, अभी जो आप बात करी थी गिरफ्तारी के हवाले से हमजा की, तो अलीम खान को गिरफ्तार करना है तो वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ वालों ने जो है धावा नहीं बोल दिया नैब वालों के ऊपर, वहाँ तो मुजाहिमत नहीं की। और ये कहना, जबकि देखें नैब उस दिन भी जब पकड़ने गए तो उनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी रिसेंट आया 19 मार्च का, उसके अंदर बड़ी वजाहत करती गई कि उनको किसी नोटिस की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद हमने ये उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर इनके पास कुछ सफाई में कुछ है तो नैब को दें, अगर इनको कोई रिलीफ चाहिए तो अदालतों से लें। लेकिन ये नहीं है कि चोरी, करप्शन, लूट मार ये लोग करते रहे और जब नैब पकड़ने आए तो वहाँ पे गरीब वर्कर, औरतों और बच्चों को आप ढाल बना दें और उनको आगे करके खुद जो है जाके बेसमेंट में जाके। ये सवाल है कि मरियम नवाज साहिबा ने गिरफ्तारी दी, आई वाज देयर जब उनको अरेस्ट किया गया, नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी दी, कोई मुजाहिमत नहीं हुई। ये हमजा शहबाज साहब की दफा क्यों इतना ज्यादा सख्त स्टांस लिया PMLN के वर्कर ने? उनकी दफा नहीं निकला PMLN का वर्कर। देखिए, किसी के घर में भी आप जो है अंदर घुसने की कोशिश करें जो है विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स, और कोई आपका जवाब ना बने, जिस तरह कोर्ट ने भी कहा कि भाई जो आपकी वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
उसकी क्या डेफिनेशन है। तो बात सीधी सी है कि देखिए, अगर हम लोग नैब के पास पेश हो रहे हैं, हमजा साहब भी पेश हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनकी कस्टडी में रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी भी नैब की कस्टडी में रहे हैं, तो अगर ये लोग जो है पेश हो रहे हैं तो फिर इनको क्या ज़रूरत थी घर के अंदर घुसने की और जो है क्रिएट करने की। आप एक अवामी नुमाइंदा जो इलेक्शन लड़के आया है उसको उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल वर्कर्स तो एक्टिव होएंगे। ये चीज़ें जो है एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है, देखें मैं आपको पर्टिकुलरली बता दूं कि आज जो है जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने बात की कि जी पुलिस रिफॉर्म्स, मैं बताती चलो पुलिस रिफॉर्म में इन्होंने कुछ नहीं किया सवाए ये कि यूनिफॉर्म चेंज कर दिया पुलिस का और उस पर 2 अरब खर्च कर दिया। अब जो ये नैब कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये भी एक आपने पिछले 5 साल में भी कुछ नहीं किया ना। नहीं, मैं आप पिछले दौर को छोड़ देना, आपने वोट दिया तब्दीली को। वजीमा साहब आप थोड़ा हौसला करें, मुझे जरा कंप्लीट कर लेते, लेट मी कंप्लीट आपको मैंने नहीं कह रहा हूं अब्बास खान फरिया, आप मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें, फिर आप मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें। बात सीधी सी है जी, पुलिस रिफॉर्म्स की मैंने आपको बता दिया जी पुलिस रिफॉर्म्स की क्या हकीकत है। दूसरी बात ये है कि जो